हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप्स आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और खुश होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी क्लास चल रही है एंड बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टीथ पूरा डिस्कस किया है और अब हम लोग ब्लड को डिस्कस करेंगे। होप सो इस क्लास में, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ब्लड आपकी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। और ब्लड से नॉर्मली एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है दोस्तों, ठीक है। तो ब्लड को मैं छोड़ा नहीं है, मैं आपके इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आपके सारे टॉपिक मोस्टली कवर ही हो जाएंगे, कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। एक वो लोग बोल रहा था कि सर टॉपिक मतलब सिलेबस डिस्कस कर दो, तो बेटा उसमें एक लेक्चर जाएगा, क्या फायदा है। जो पढ़ा रहे हैं आप लोग उसको पढ़िए, ठीक है। तो चलिए फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता है एक लाइक बनता दोस्तों, एंड प्लीज अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। बताइए कि जनरल साइंस, बायोलॉजी एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लास स्पीड अप पे चल रही है, ठीक है। एंड मैथ और रीजनिंग क्लास थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है सर लोगों के साथ, इसलिए थोड़ी सी डिले हो रही है, नहीं आ पा रही है। अदरवाइज इट विल कंटिन्यू टू इन नेक्स्ट वीक। होप सो सब कुछ अच्छा रहा तो सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, हम लोग के साथ बने रहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि क्लास स्टार्ट होने से होता है डेली एमसीक्यू चैलेंज। तो डेली एमसीक्यू में आपका लास्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हेमेटोलॉजी। Hematology is the study of blood. Study of blood. अब इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं मैं। The person who study blood. Person who study blood is called. अब जो पर्सन है वो ब्लड की स्टडी करता है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग हेमेटोलॉजिस्ट। हीमेटोलॉजिस्ट, ठीक है। हीमेटोलॉजिस्ट, ठीक है। हीमेटोलॉजिस्ट, ओके। हेमेटोलॉजिस्ट, यहां तक कोई दिक्कत? तो काफी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, कुछ के नाम लिख पाया हूं, मोस्टली हमारे डेली व्यूअर्स में ही है। आवा कौशिक, सनी राज, दीपक ढींगरा, कंचन वर्मा, दीक्षा नागर, मोनिका सैनी, बंटी जोशी, कविता एस, नवीन चिन्ना, मोहित गुप्ता, कोमल गुप्ता, उपासना कटारिया, मोहम्मद अरसाद अली, आदर्श मिश्रा, शुभम गुप्ता। जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप सभी ने कमेंट किया है, आप सभी ने रिप्लाई किया है। तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बूस्टअप होता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो आज का हम लोग डेली एमसीक्यू चैलेंज करते हैं, जल्दी से फटाक सी ना, ओके। डेली एमसीक्यू में आज क्वेश्चन है ब्लड से रिलेटेड, जो हम लोग आज पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही क्वेश्चन दे रहा हूं। वो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स। दूसरा है आपका WBC, RBC, प्लेटलेट्स। तीसरा है आपका प्लेटलेट्स, RBC और फिर WBC। चौथा है आपका RBC, प्लेटलेट्स एंड WBC। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा सही जवाब है। ये आपका जवाब उसको देना है कि जो हमारे ब्लड में कौन सी चीजें ज्यादा होती है, RBC ज्यादा होती है कि प्लेटलेट्स ज्यादा होती है कि WBC ज्यादा होती है। ये आपको मैचिंग करनी है, उसमें बताना आपको करेक्ट आंसर क्या है, इसमें करेक्ट जवाब क्या है, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स में क्या रिलेशन है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम लोग आगे की चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग कि इसका सही जवाब क्या है। आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स में सबसे ज्यादा कौन होता है। तो
तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे ज्यादा होती है आरबीसी, फिर उसके बाद होती है प्लेटलेट, फिर होती है डब्ल्यूबीसी। जैसे कि आपको पता है ये होती है मिलियंस में, ठीक है, मिलियन कह लो या बिलियंस में कह लो, ठीक है, बिलियंस में होती है बेसिकली, ये आपकी लाखों में होती है, ये हजारों में होती है और ये सैकड़ों में होती है, ठीक है। ओके, तो सब सही ऑप्शन क्या होगा, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी। यहां तो कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कल ब्लड के बारे में थोड़ा सा देखा था और हमने जाना था कि ब्लड क्या होता है, आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है एंड ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड एंड पर्पल होता है। पर्पल कब होता है, जब बॉडी के अंदर होता है, और जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तब वो रेड कलर हो जाता है, राइट। तो ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड एंड पर्पल। ओके, डिस्कवरी ऑफ ब्लड किसने की थी, आपको बताया था लैंडस्टेनर ने, ठीक है। फिर हमने बताया था कि इट्स पीएच वैल्यू, ठीक है, इट्स पीएच वैल्यू कितनी होती है, इट्स पीएच वैल्यू इज 7.4। अब देखो 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल, और 7 से थोड़ी सी ज्यादा है, 7 से थोड़ी सी ज्यादा है ना। इट्स पीएच वैल्यू 7.4 एंड इट इज स्लाइटली एल्कलाइन। क्या होता है, एल्कलाइन, एल्कलाइन, ठीक है, स्लाइटली एल्कलाइन। और जब 7.4 की बात आती है तब होता है ये बेस। क्या होता है आपका, बेस, यानी कि क्षारी होता है, ठीक है, इट इज क्षारीय है, ठीक है। एंड इट इज स्लाइटली एल्कलाइन एंड इट इज considered as बेस। कैसे कंसीडर किया जाता है, बेस से, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। आगे बात करते हैं हम लोग कि डिस्कवरी ऑफ ब्लड किसने की थी, लैंडस्टेनर ने। अब हम लोग देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप किसने की थी। डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप किसने की थी, वो भी किसने की है, लैंडस्टेनर ने, कार्ल लैंडस्टेनर ने। डिस्कवरी ऑफ ब्लड एंड ब्लड ग्रुप किसने किया, आपकी कार्ल लैंडस्टेनर ने, ठीक है। अब बात आती है आपकी कि डिस्कवरी ऑफ आरएच फैक्टर किसने की है। डिस्कवरी ऑफ आरएच फैक्टर आपके की है लैंडस्टेनर ने, एंड वीनर ने। किसने, वीनर ने, ठीक है। वीनर की स्पेलिंग देख लेता हूं, वीनर ने, यहां से ये WEINER, ठीक है। अब इसमें कुछ और सवाल पूछ रहे थे, जनरली कॉमन सवाल है। इसमें पूछा जाए कि डिस्कवरी ऑफ ब्लड बैंक किसने की है। डिस्कवरी ऑफ ब्लड बैंक की आपकी डॉक्टर चार्ल्स आर ड्रू ने, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ ब्लड बैंक मतलब जो आप लोग अभी ब्लड बैंक देखते हो ना आपस में, मतलब जब हमें खून की जरूरत पड़ती है तो ब्लड बैंक की किसने खोज की है, या कह लो कि इन्होंने ब्लड बैंक का काम किया है डॉक्टर चार्ल्स आर ड्रू ने, ठीक है, डॉक्टर चार्ल्स आर ड्रू ने। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड 1940 टाइम पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, तब खून की बहुत जरूरत पड़ी थी, तब इन्होंने ब्लड बैंक का कॉन्सेप्ट दिया था। या कह सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड बैंक इज गिवन बाय डॉक्टर चार्ल्स आर ड्रू, ठीक है। अब एक और देखते हैं हम लोग कि डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसने दिया है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, विलियम हार्वे ने। किसने दिया है, विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे। यहां तक बताइए, किसी कोई परेशानी, किसी कोई कष्ट। आई थिंक सारी चीजें हम लोग डिटेल में आराम से पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और जो भी मैंने चीजें बताई वो सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। आगे बात करें, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड, या ब्लड में क्या क्या होता है, ठीक है। यहां देख लो, यहां ब्लड कंटेन्स, ब्लड क्या क्या कंटेन करता है, ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा एंड ब्लड कोरपसेल्स, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं इनको, रक्त कणिकाएं। ऐसी कोई कठिन इंग्लिश नहीं आ रही, जो कोई अगर इंग्लिश का कठिन वर्ड आएगा आई विल डिक्टेट हिंदी, ठीक है।
अब बात आती है प्लाज्मा की, ठीक है। प्लाज्मा क्या क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, पहले इसकी परसेंटेज देख लो कि ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है। ब्लड में प्लाज्मा 55 to 60% होता है, ठीक है। आपको 55% वैसे मिलेगा, लेकिन 60% भी कहीं मिल जाएगा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, 55 to 60%। अब बात आती है ब्लड कोलेस्ट्रॉल की, जब ये 55 हो गया तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 to 45%, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा की। प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा एक आपका लिक्विड होता है, आपकी जो लिक्विड पार्ट होता है वो क्या होता है आपके ब्लड में, प्लाज्मा, ठीक है। और बाकी सारी चीजें कितनी होती हैं आपकी ब्लड कोरक सेल्स जो रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा की, कि प्लाज्मा में, प्लाज्मा इट इज लिक्विड पार्ट ऑफ अवर बॉडी और ऑफ ब्लड। अब देखते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग प्लाज्मा की। प्लाज्मा में आपका H2O होता है 90%। सवाल आया हुआ है सीधा सीधा कि प्लाज्मा में ब्लड कितना होता है, 90%, ठीक है। H2O हो गया। फिर आते हैं प्लाज्मा में क्या होते हैं, प्रोटीन्स। हम लोग प्रोटीन्स अभी डिस्कस करेंगे, प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन्स। प्लाज्मा के अंदर होते हैं आपकी रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैस, ठीक है, इसे बोलेंगे O2 एंड CO2, ठीक है। फिर आपके प्लाज्मा के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स। और प्लाज्मा के अंदर होते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट। बहुत सारी चीजें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स भी कई सारे होते हैं, मैं उनका परसेंटेज नहीं लिख रहा हूं, सिंपली इतना समझ लो कि H2O सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, वो कितना होता है 90%। अब बात करते हैं प्लाज्मा के प्रोटीन की, ठीक है। फिर हम लोग ब्लड कोरक सेल्स की बात करते हैं। अगर प्लाज्मा के प्रोटीन की बात कर ली जाए, ठीक है, इसके नीचे ही आप लोग लिखना प्लाज्मा के प्रोटीन की। देखिए प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर प्रोटीन की बात करें तो पहला प्रोटीन होता है आपका एल्बुमिन, ठीक है, और जिसका अमाउंट मैक्सिमम होता है, क्या होता है, मैक्सिमम। एंड इसका काम क्या होता है, टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब दूसरा होता है आपका विटामिन और प्रोटीन ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन क्या होता है, ग्लोबुलिन, ठीक है। अब जो ग्लोबुलिन होता है आपका, ये होता है कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग O2 एंड CO2, ठीक है, कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग O2 एंड CO2, ग्लोबुलिन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, ये फिर आता है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। फिर क्या होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। फिर आता है आपका फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन, ठीक है। और फिर आता है आपका हैपेरिन, क्या आता है, हैपेरिन, या हैपेरिन जिसे बोलते हैं कभी कभी हैपेरिन, HEA, हैपेरिन, ठीक है। और फिब्रिनोजन का काम क्या होता है, ये आपका ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है आपका हैपेरिन, जो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का थप्पा लगाने कौन सा प्रोटीन होता है, फिब्रिनोजन, यानी कि विटामिन के, याद आ रहा होगा, ठीक है। और हैपेरिन होता है जो कोएगुलेशन होता है ना, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, यानी कि जो आपका रक्त का जमाव होने से रोकता है। स्टॉप, यहां लिख लो, स्टॉप कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि लिख देता हूं मैं, रक्त का जमाव होने से रोकता है। क्योंकि
ब्लड तो आपके शरीर में भाई साहब फ्लो करता रहता है ना। अगर ब्लड जम जाएगा फिर काम कैसे चलेगा, एक ही जगह जम जाएगा, ठीक है। ब्लड जब हम लोग कट जाते हैं तो रक्त का थक्का कौन सा बनाता है प्रोटीन आपका, फाइब्रिनोजन, ठीक है। हम लोग देखेंगे उसके बारे में, जब हम लोग कट जाते हैं तब क्या क्या उससे निकलता है, कौन से टिश्यूज जनरेट होते हैं, ठीक है। इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम, ठीक है। इतनी बात हम लोगों ने कर ली। तो इसी के नीचे लिख लेना, ये जो प्रोटीन में लिखा है इसी के नीचे लिख लेना, यहाँ जगह नहीं थी। अब बात करते हैं हम लोग ब्लड कोरपसेल्स की, ठीक है। रक्त कणिकाओं की बात करते हैं कि रक्त कणिकाएं क्या क्या होती हैं और उनका काम क्या क्या है, ठीक है। रक्त कणिकाएं कौन कौन सी होती है, जल्दी से आप लोग, आपको पता होगा बस रक्त कणिकाओं के बारे में, ठीक है। जैसे WBC हो गया, RBC हो गया, व्हाइट ब्लड कोरपसेल्स हो गई, रेड ब्लड कोरपसेल्स होंगी। और जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, RBC WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। बट व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं होती, सेल्स अलग चीज हो गई और कोरपसेल्स अलग चीज हो गई, ठीक है। क्या होता है उसका फुल फॉर्म, व्हाइट ब्लड कोरपसेल्स एंड रेड ब्लड कोरपसेल्स। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ब्लड कोरपसेल्स का हम लोग वो देखते हैं कि इसका क्या क्या प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ब्लड कोरपसेल्स आपकी जनरली दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। ब्लड कोरपसेल्स SCLES कोरपसेल CORPUSCL ब्लड कोरपसेल्स, ठीक है। तो ये आपके दो प्रकार के हुए। सबसे पहले तो आते हैं आपकी ब्लड सेल्स और फिर आते हैं आपके ब्लड प्लेटलेट्स सुनी होगी, प्लेटलेट्स आपके डाउन हो जाती है जब डेंगू होता है, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। उसी के नीचे आप लोग कंटिन्यू करते रहना, मुझे अलग से लिखना पड़ रहा है। और ब्लड सेल्स भी कितनी होती है आपकी, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी व्हाइट ब्लड सेल और एक होती है आपकी रेड ब्लड सेल, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे आराम से एक चीज के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग व्हाइट ब्लड सेल की, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ग्रेनुलोसाइट और एक होता है आपका एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जनरली एग्रेनुलोसाइट भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है आपका मोनोसाइट, ठीक है। ये कितने प्रकार के हो गए आपके, दो प्रकार के, लिम्फोसाइट और ये क्या हो गया आपका मोनोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट भी देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं आपके, एक होता है T लिम्फोसाइट और एक होता है B लिम्फोसाइट, ठीक है। क्या हो गया, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट, ठीक है। और T लिम्फोसाइट का आपका निर्माण होता है कहां, थाइमस ग्लैंड में, और B लिम्फोसाइट का बोन मैरो में, ठीक है। लिख सकते हो आप लोग, ये होता है बोन मैरो में, ये होता है आपका थाइमस ग्लैंड में। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स की। ग्रेनुलोसाइट में आपके क्या कहते हैं, कुछ कुछ और पार्ट होते हैं जो बेसिकली हम बात करते हैं तीन प्रकार के। एक होता है आपका न्यूट्रोफिल, ठीक है, NEUTROPHIL, न्यूट्रोफिल। अब बात करते हैं दूसरे की, दूसरा होगा आपका ओइसनोफिल, ठीक है, ओइसनोफिल, ठीक है। और तीसरा आपका बैसोफिल, ठीक है। तीसरा क्या आपका बैसोफिल। अब हिंदी में लिखने चलेंगे ना तो हिंदी में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। और जिसमें देखा जाए तो ग्रेनुलोसाइट कितना होता है, 70%, ये होता है आपका 20%, ये होता है आपका 5%। सवाल आता है कि
WBC के अंदर, इन WBC कौन सा आपका सबसे ज्यादा होता है, या WBC कंसिस्ट ऑफ व्हाट? तो WBC कंसिस्ट ऑफ व्हाट? न्यूट्रोफिल, eosinophil एंड बेसोफिल। इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरा आपका सवाल आता है कि इन सब में कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रोफिल, eosinophil या बेसोफिल। फिर इसमें पूछ लिया जाता है कि ग्रेनुलोसाइट में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल, eosinophil या बेसोफिल। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग आपका होता है eosinophil। क्या होता है? मोस्ट स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। फिर पूछा जाता है कि WBC में आपका सबसे ज्यादा कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल, eosinophil या बेसोफिल। ठीक है, तो इसमें 58% अमाउंट होता है न्यूट्रोफिल का, 58% अमाउंट होता है न्यूट्रोफिल का। तो सबसे ज्यादा क्या होगा आपका? न्यूट्रोफिल। ठीक है, और जो आपका eosinophil आता है, ये किस लिए काम आता है? ये आता है फाइटिंग फॉर पैरासिटिक इंफेक्शन, फाइटिंग फॉर पैरासिटिक इंफेक्शन, फाइटिंग फॉर पैरासिटिक इन्फेक्शन। यहां तक कोई दिक्कत? तो आप लोगों ने ब्लड के टाइप समझ लिए। ब्लड में क्या क्या होती है चीजें? मेनली दो होती हैं, प्लाज्मा और ब्लड कोरप्सेल्स। प्लाज्मा में आप लोगों ने देख लिया कि प्लाज्मा क्या क्या होता है। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ H2O, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स एंड और आपके मेटाबॉलिक वेस्ट। फिर आपने बात की ब्लड कोरप्सेल्स की। ब्लड कोरप्सेल्स में क्या होते हैं? आपके ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड सेल होती हैं। ब्लड सेल दो प्रकार की होगी आपकी, WBC और RBC। फिर आपने देखा ब्लड प्लेटलेट्स भी होती हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स, WBC और RBC की बात करते हैं तो WBC में क्या क्या कंसिस्टेंस होता है? ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट ए और इसमें। ठीक है, फिर इसमें सबसे ज्यादा पोर्शन किसका होता है? 70% होता है ग्रेनुलोसाइट का, फिर लिम्फोसाइट का, फिर मोनोसाइट का। ठीक है, लिख लिया इतनी बात। और अभी आप लोगों ने MCQ में पढ़ा था कि सबसे ज्यादा क्या होता है? RBC, फिर होते हैं आपकी प्लेटलेट्स, फिर आपकी होती है WBC ज्यादा। इतनी बात तो समझ में आ गई थी आप लोगों के। ठीक है, RBC, प्लेटलेट्स एंड WBC। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा पढ़ेंगे, फिर हम लोग ब्लड कोरप्सेल्स में जाएंगे, फिर ब्लड सेल्स देखेंगे, WBC, RBC देखेंगे, फिर हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा की। ठीक है, तो प्लाज्मा हमारे ब्लड में कितना होता है दोस्तों? 55 से 60%। एंड ये किस फॉर्म में होता है? आपके लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा जाने से पहले ब्लड का पहले फंक्शन पढ़ लो आप लोग। व्हाट इज फंक्शन ऑफ ब्लड? ब्लड काम क्या करता है? ठीक है, जैसे कभी कभार पूछ लेता है कि फंक्शन ऑफ ब्लड, 4 ऑप्शन दिए होंगे, कौन सा काम है कौन सा नहीं है। फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, पहला काम क्या होगा ब्लड का? ब्लड का पहला काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। जब कभी भी हमें ऑक्सीजन की कमी होती है या कुछ भी चीज होती है तो हमें खून की बोतलें चढ़ा जाती हैं। ठीक है, खून की भी, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो कौन करता है? आपका ब्लड। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2, राइट। दूसरी चीज आती है कि और क्या काम होगा इसका? जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड। दूसरा काम क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तीसरी अगर बात की जाए हम लोगों की कि इसका तीसरा काम क्या हो जाए, तो तीसरा काम होता है इसका फॉर मेकिंग एंटीबॉडीज इन WBC। फॉर मेकिंग एंटीबॉडीज इन WBC। एक और लिख लीजिए, जो जितने भी ऑप्शन लिखा रहा हूं मैं आपको, ये सारे के सारे पूछे हुए हैं, इसीलिए मैंने चारों के चारों ऑप्शन वही लिखा दिए, सेम जो आपके एग्जाम में एक बार पूछे हुए हैं। तो इनके अलावा कुछ आता है तो वो भी हो सकता है, लेकिन देख के रहना कि कौन सा काम आपका ब्लड का नहीं है। और एक और मेन काम होता है इसका ब्लड का, ब्लड आपका टेम्परेचर कंट्रोल करता है।
ठीक है, जरूर याद रखना इस पॉइंट को। ब्लड क्या करता है, हमेशा टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो कभी भी अगर ये ब्लड के बारे में पूछा है और अगर टेम्परेचर ऑप्शन में हो तो प्लीज जरूर ध्यान से रखना, ठीक है। यहां तक बात होगी। अब बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा की, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है प्लाज्मा क्या होता है, इट इज द लिक्विड पार्ट एंड इट इज इन इट प्लाज्मा कितना होता है आपका, 90% ऑफ वाटर होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, प्लाज्मा पहले पढ़ेंगे। देखो इसमें इट इज लिक्विड पार्ट, इट इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। इट इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड एंड इट कंसिस्ट 90% ऑफ वाटर, 90% ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये तो होगी प्लाज्मा की बात। अब एक पॉइंट आता है आपके प्लाज्मा के अंदर कि जब प्लाज्मा में जो आपका ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, व्हेन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन इज रिमूव्ड फ्रॉम प्लाज्मा देन इट इज कॉल्ड सीरम। क्या कहला जाता है, सीरम। मतलब कि आपके ब्लड में जो प्रोटीन होता है, फेब्रिनोजेन बताया था ना मैंने अभी आपको, कि जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होता है अगर उसको हम आपके प्लाज्मा से निकाल देते हैं तो रिमेनिंग पार्ट क्या कहलाता है आपका, सीरम। और सीरम कभी कभी आप लोग लगाते हैं ना चेहरे पे आपकी ब्राइटनेस के लिए, जो आपके टिश्यूज को बाहर बढ़िया से खिला देता है, बेहतरीन आपको निखार ला देता है चेहरे पे, ठीक है। तो सीरम का यूज करना चाहिए। सीरम बालों के लिए आता है, चेहरे के लिए आता है, तो सीरम हम लोग लगाते हैं ना, तो ये वही सीरम है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, व्हेन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन कौन सा है, फिब्रिनोजन, is removed, is when blood clotting protein is removed from, कहां से रिमूव करेंगे उसको, blood clotting protein is removed from plasma, then remaining part is known as सीरम। क्या बोलेंगे रिमेनिंग पार्ट को, सीरम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम उसकी कि जो आपका प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है। प्लाज्मा का फंक्शन होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम अवर बॉडी, ठीक है। क्या कहने का तात्पर्य है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ले जाने का कार्य, और जो हार्मोन है उसको ले जाने का कार्य, और जो हम लोग अपशिष्ट निकालते हैं अपने शरीर से उसको ले जाने का कार्य कौन करता है, प्लाज्मा। इतनी बात समझ में आई। तो लिख लीजिए क्या बोला मैंने, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा इज टू ट्रांसपोर्ट, क्या बोला मैंने, टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, कॉमा हार्मोन एंड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट फ्रॉम अवर बॉडी। और एक्सक्रेटरी को मैंने क्या बताया था आपको, क्या होता है ये, अवशिष्ट पदार्थ, ठीक है। अवशिष्ट पदार्थ, ठीक है। तो आपके अवशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, जो हम लोग मल मूत्र का त्याग करते हैं, तो उसको कैरी कौन करता है, आपका प्लाज्मा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं अगले की, क्या मैंने बोला था, ब्लड कोरप्ट सेल्स। एंड ब्लड कोरप्ट सेल्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरबीसी की, क्योंकि सब थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, ठीक है। तो पहला पोर्शन क्या आपका, आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ना, रेड ब्लड कोरप्ट सेल्स, एंड इसका फुल फॉर्म है आपका दूसरा नाम भी इसका आता है एरिथ्रोसाइट। क्या बोला मैंने इसका दूसरा नाम,
एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट। एक चीज और याद रखना, इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? रेड ब्लड कोरसेल्स, रेड ब्लड कोरसेल्स, ठीक है, कोरसेल्स। अब एक चीज और समझने की यहां पे कि देखो, रेड से मतलब क्या हुआ? RED। तो एक चीज याद रखना कि इसका रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम पूछा था कि रेड ब्लड सेल्स इज आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। क्योंकि जब व्हाइट ब्लड सेल्स की बात आती ना, तो व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग सॉरी व्हाइट ब्लड कोरसेल्स को बोलते हैं हम लोग लीकोसाइट्स। क्या बोलते हैं? लीकोसाइट्स, ठीक है। तो ऐसे प्लेटलेट्स का नाम होता है, तो ऐसे कई सारे नाम होते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए याद रखना, एक शॉर्टकट याद करना है। थोड़ा सा मेरा तरीका है कि जैसे मैंने याद किया है क्या कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट यानी कि RE, रेड RE, तो एरिथ्रोसाइट। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या होता है? आरबीसी ऑफ मैमल, मैमल मतलब स्तनधारी का किस आकार का होता है? ये होता है आपका बाइकॉनकेव, यानी कि तस्तरी का आकार, ऐसे आकार का, तस्तरी के आकार का होता है। एंड इसका साइज होता है 0.007 mm, ठीक है। तो लिख लीजिए आरबीसी ऑफ मैमल, आरबीसी ऑफ MAMM मैमल इज बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव क्या बताया मैंने? तस्तरी के आकार का, ठीक है। एंड इट्स साइज इज 0.007 mm, ठीक है। इन 1 ड्रॉप ऑफ आरबीसी कितनी होती है? 5 to 6 बिलियन ऑफ आरबीसी होती है, ठीक है। यानी कि इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड 5 to 6 बिलियन ऑफ आरबीसी होती हैं। 5 to 6 बिलियन ऑफ आरबीसी कितनी होती है? 5 to 6 बिलियन ऑफ आरबीसी। कितनी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? चलिए आगे पॉइंट लिखते हैं हम लोग, इसको रब कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन लगभग आए हुए तो देख लेना आप लोग, सारे के सारे आप जो भी नोट्स लिख रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें समाहित हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि क्या एक ड्रॉप में ब्लड में कितने होते हैं? 5 to 6 मिलियन आरबीसी, ठीक है। अब देखो एक और सवाल अगला, लाइफ स्पैन कितनी होती है इसकी? 100 से 120 दिन, ठीक है। जनरली आपको 120 डेज ही आंसर में मिलेगा। क्या मिलेगा? 120 डेज ही आंसर में मिलेगा, ठीक है। इसका बर्थ कहां होती है? बर्थ होती है इसकी बोन मैरो में, बोन मैरो। और बोन मैरो को बोलते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। अब समझ रहोगे कि बोन मैरो क्या है? पहले तो ये समझो, अस्थि मज्जा, ठीक है। जैसे बोन मैरो का मतलब क्या हुआ ना, जैसे हड्डी वड्डी होती है ना, जैसे हड्डी हो गई है, ठीक है। तो इसके जो बीच का खोखला पोर्शन होता है ना, ये खोखला पोर्शन अंदर का, तो उस खोखले पोर्शन में ही इसका निर्माण होता है। चाहे आपकी आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, सबका निर्माण कहां होता है? आरबीसी, उस बोन मैरो के अंदर। याद रखना कहां होता है? बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा के अंदर। अब इनकी डेथ की बात आ जाती है कि इसकी डेथ कहां होती है, ठीक है। इसकी डेथ होती है आपकी स्प्लीन में। कहां होती है? स्प्लीन में, जिसे बोलते हैं हम लोग प्लीहा, ठीक है, प्लीहा। जैसे आप अगर ये ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, तो ये स्टमक के कहीं नीचे, ये यहां पे कहीं होता है आपका, ठीक है। वो कहेगा क्या बना दिया ये आपके, ठीक है। तो यहां कहीं पे आपका प्लिया होता है, जैसे स्प्लीन बोलते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी डेथ होती है स्प्लीन में। बाकी जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेट्स हैं उनकी डेथ
इन ब्लड ही हो जाती है, रक्त में ही हो जाती है, उसके अंदर ही हो जाती है, क्योंकि उनकी टाइम पीरियड कम होता है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा प्लेटलेट्स का निर्माण होता रहता है और मरती रहती हैं। ठीक है, ये कितने टाइम तक होती है? 100 से 120 दिन तक आपकी बॉडी में होती है। इसलिए कहते हैं कि रक्त का दान करना चाहिए, रक्तदान इज महादान। ठीक है, रक्त का दान करो, क्योंकि जितना दान करोगे बाद में तो फिर आपकी 120 दिन बाद वापस आ जानी है। तो तभी 3 महीने पे नहीं कि साल में 2 से 3 बार आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए। कहीं ना कहीं आपकी हेल्प भी आपके लिए हेल्पफुल भी होता है, लोगों की हेल्प भी करता है। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, इससे यहां बर्थ होगी बोन मैरो में, सभी की बर्थ कहां होगी? बोन मैरो में। सिर्फ आरबीसी की डेथ कहां होगी? स्प्लीन में, और बाकी सबकी ब्लड के अंदर ही। ठीक है, जब इसकी डेथ होती है स्प्लीन में, इसीलिए स्प्लीन को बोलते हैं हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि कब्रगाह। ठीक है, ग्रेवयार्ड का बोलते हैं हम लोग कब्रगाह। ठीक है, कब्रगाह ऑफ आरबीसी। अब इसको एक और बोलते हैं हम लोग ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बोलते हैं हम लोग, कभी कभी ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बोलते हैं स्प्लीन को। क्यों बोलते हैं? कि अब कहोगे ब्लड बैंक क्यों बोलते हैं? कहोगे सर अभी तो आपने बोला कि यहाँ पे आपकी आरबीसी सारी मर गई यहाँ की, तो फिर हम इसको ब्लड बैंक क्यों बोलते हैं? तो होता क्या है कि सारी की सारी आरबीसी एकदम से नहीं मर जाती हैं, कुछ ना कुछ बची रहती हैं। ठीक है, तो लीवर में क्या होता है? लीवर से हम लोग कुछ ना कुछ ब्लड बचा होता है, तो जब कभी हम लोग ब्लड की जरूरत पड़ती है, ब्लड निकालना होता है, तो हम लोग स्प्लीन या लीवर के पास से हम लोग ब्लड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वहां पे आप लोगों की कुछ ना कुछ आरबीसी बची हुई रहती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ठीक है, और ग्रेवयार्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है, यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है। ठीक है, आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, आरबीसी हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? पॉइंट है, मार्क कर लेना। क्या होता है इसका काम? सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ही है दोस्त, इसलिए मैं वन लाइनर के फॉर्म में लिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखो आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि केंद्रक नहीं होता। आरबीसी डज नॉट हैव न्यूक्लियस इन ह्यूमन बॉडी एज वेल एज इन मैमल्स। ठीक है, तो जो मैमल्स होते हैं, यानी कि मैमल्स हम लोग भी स्तनधारी समूह के हैं, इन मैमल्स एंड एज वेल एज इन ह्यूमन बॉडी आरबीसी डज नॉट हैव न्यूक्लियस। बट एक्सेप्शन है कि कैमल और लामा, ये क्वेश्चन हुआ है कि कैमल और लामा हैव न्यूक्लियस इन देयर आरबीसी। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं, क्या? इन mammals and human body RBC do not have nucleus। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। ठीक है, बट mammals like camel and llama। ठीक है, camels like camel and llama have nucleus in their RBC। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? जनरली क्या होता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, बट जो कैमल्स और लामा होते हैं उनके अंदर आपका आरबीसी होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आरबीसी का मैंने अभी आपको नाम बताया, दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, क्योंकि RED, तो री एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का बताया मैंने? ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट। अब बात आती है, कौन सा पॉइंट बचा आप लोगों का? ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि आरबीसी की काउंट होती है मेल में फीमेल से ज्यादा होती है।
आरबीसी काउंट इन मेल इज ग्रेटर देन फीमेल, और वो कितनी होती है 10%। 10% ज्यादा मान लो, 10% कम मान लो। फीमेल्स में 10% कम और मेल्स में 10% ज्यादा, क्योंकि मैंने इसका कारण ही बताया था कि हमारे शरीर में जो टोटल रक्त का जो भार होता है वो हमारे शरीर के भार से शरीर के भार का 7% होता है। तो जो जिस जियोग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं उसमें मानव शरीर का भार यानी कि मेल्स का भार जो आपका मेल्स का भार ज्यादा होता है, फीमेल्स का भार कम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे शरीर में ब्लड ज्यादा है तो हमारे शरीर में ब्लड कम है, हमारे शरीर में आरबीसी ज्यादा तो हमारे शरीर में आरबीसी कम होगी। कितनी कम होगी? उसमें 10% कम होगी, हमारे में 10% ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं आरबीसी में होता है आपका हीमोग्लोबिन। क्या होता है? आरबीसी में होता है आपका दो चीजें, एक होती है हीमोग्लोबिन और एक चीज और होती है, अभी बता रहा हूं मैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। और एक होता है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी होता है इसमें, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को। ये होता है फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या होता है ये? फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब बात करते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन की, कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे शरीर में कितना होता है? 14 से 16 ग्राम। लेकिन आपका सीधा क्वेश्चन पूछा गया 14.6 ग्राम। 14.6 ग्राम, 14.6 मान लो, 14.5 लिख लो, पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन क्या होता है? अब एक चीज और आती है कि हीमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर का कलर कैसा होता है? रेड। हमारे शरीर का कैसा कलर होता है? रेड। और इसमें एक वो होता है एलिमेंट, जैसे बोलते हैं हम लोग हीम। क्या होता है? हीम। इसी हीम की वजह से हमारे शरीर का कलर क्या होता है? रेड। उस शरीर का नहीं, ब्लड का कलर होता है रेड। एंड हीम में आपका पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन। ठीक है, और आयरन भी कौन सा? Fe2+। ठीक है, Fe2+ O2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब देखिए थोड़ी सी और बात है बस। सारी की सारी चीजें एक ही साथ आप लोगों को मिल रही हैं। सारे क्वेश्चन भी आप लोग करके देख लीजिएगा, वैसे तो मैं कराऊंगा ही। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का, आपका ब्लड का जितना पढ़ाया मैंने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन, जो इसमें हीमोग्लोबिन है, तो हीम क्या होता है आपका? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, एंड ड्यू टू इट कलर ऑफ ब्लड इज रेड। ड्यू टू इट कलर ऑफ ब्लड इज रेड। तो HB इज नोन एज HB। क्या बोला मैंने? HB इज नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, and color, and due to it color of blood is red। अब कलर ऑफ ब्लड रेड क्यों होता है? क्योंकि हीमो आयरन कंपाउंड इन HB होता है, इस हेमेटिन होता है। क्या होता है? हेमेटिन। याद रखना क्या होता है इसके अंदर? हेमेटिन नाम का प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? ब्लड ड्यू टू आयरन कंपाउंड। तो मंगल ग्रह का नाम क्या होता है? रेड प्लेनेट। और वहां पे क्या पाया जाता है? आयरन। तो इसी आयरन कंपाउंड की वजह से इसका कलर क्या हो गया? लाल। इसीलिए आपका जो प्लेनेट हो गया आपका मंगल। तो मंगल को भी हम लोग क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट। क्यों? वहां पे आयरन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, एंड ड्यू टू आयरन कंपाउंड, आयरन कंपाउंड इन HB is
हेमेटिन, क्या बताया मैंने, हेमेटिन, याद रखना हेमेटिन। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, सारी चीजें बता रहा हूं मैं। अब बात आती है कि जब अगर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है और हीमोग्लोबिन घट रहा है, तो उसकी वजह से कौन सा रोग होगा। ठीक है, तो पहले बात कर रहे थे हम लोग बढ़ने की, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन पहले देख लिया मैंने कि हीमोग्लोबिन आपका बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और दूसरा देख लिया मैंने घट रहा है। जब घट जाता है तो क्या हो जाता है, एनीमिया। ठीक है, अनीमिया आप लोगों ने पढ़ा है, अनीमिया। ठीक है, अनीमिया रोग क्या होता है, जिसकी वजह से वीकनेस हो जाती है शरीर में, वीकनेस हो जाती है, टायर्डनेस आ जाती है शरीर में, और ब्रीथ प्रॉब्लम हो जाती है आप लोगों को। ठीक है, क्या बोला मैंने, अनीमिया की वजह से क्या हो जाता है, आपको वीकनेस आ जाएगी, टायर्डनेस आ जाएगी, टायर्डनेस आ जाएगी, और क्या क्या हो जाएगा, ब्रीथ प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो जब देखते होगे ना कि अनीमिया हो गया, और जो बड़े होते हैं लोग उनमें ज्यादा हो जाती है ब्रीथ प्रॉब्लम। अब सवाल पूछा गया कि अनीमिया की कमी से, अनीमिया जब होता है तो उसमें कौन सा एलिमेंट कम हो जाता है, यानी कि कौन सा पदार्थ हमारे शरीर में कम हो जाता है। सिंपल है, पदार्थ कौन सा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में भाई साहब, आयरन। तो कमी भी इसी चीज की हो रही ना, तो क्या हो जाता है इसके अंदर, कौन सा एलिमेंट की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन हो जाती है, उसकी वजह से हो जाता है आपका एनीमिया। अब जब हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, हो जाता है रोग पॉलीसिथेमिया। ठीक है, पॉलीइथेमिया लिख लो, क्या हो जाता है रोग, पॉलीइथेमिया। पॉलीइथेमिया, पॉलीइथेमिया का मतलब क्या होता है, जो आपका हीमोग्लोबिन है वो बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा तो पॉलीइथेमिया हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है, आपका ब्लड जो है, ब्लड बिकम्स थिकर, ब्लड क्या होता है, जमने लगता है, ब्लड होता है आपका जमने लगता है। ब्लड जमने लगता है तो भाई ब्लड जब जमेगा, अब जब ब्लड पतला होगा तो जल्दी जल्दी मूव करेगा, ब्लड जमने लगेगा तो मूव स्लोली एंड मूव स्लोली, और जिसकी वजह से क्या होगा, जब रक्त आपका शरीर में धीरे धीरे चलेगा तो आपके शरीर का कलर जो हो जाता है ना, बिकम्स ब्लूइश। ठीक है, बॉडी बिकम्स, या बॉडी कलर ऑफ बॉडी, कलर ऑफ बॉडी बिकम्स ब्लूइश। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी। ठीक है, अब ये हो गया आपका सब सारा चीज हो गया। ठीक है, फास्टेस्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेस हो गया। एक चीज और देख लीजिए आप लोग कि कभी कभी एक रोग और होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, वो होता है आपका थैलेसीमिया। ठीक है, क्या होता है आपका, ये रोग और है, एक आपका लिख लीजिए थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। ठीक है, THLASSEMIA, थैलेसीमिया। ठीक है, ये आपका हेरिटेज मतलब हायरार्की रोग है। ठीक है, हेरिडेटरी डिसीज है, हेरिडेटरी डिसीज है आपका, हेरिडेटरी डिसीज है, हेरिडेटरी डिसीज आपका थैलेसीमिया। देखो इसमें क्या होता है आप लोगों का, जो बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट का हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, बॉडी डू नॉट एबल टू फॉर्म प्रॉपर या इनफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेगुलर ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, हमारे शरीर का जो रेगुलर ब्लड होता है वो ब्लड चढ़ता है, फिर दूसरा ब्लड आता है। ठीक है, और जो होता है 3 से 4 हफ्तों में। कहा जाता है कि जो हमारा ये थैलेसीमिया रोग है, जो आपका पंजाब रीजन है और सिंध रीजन है उसमें ज्यादातर पाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये जो रोग आया था भारत में, तो अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था, अलेक्जेंडर की आर्मी के थ्रू आया था हमारे भारत में। ठीक है, तो थैलेसीमिया क्या बताया मैंने, बॉडी, क्या बोला मैंने, बॉडी नॉट एबल टू फॉर्म enough hemoglobin, hence
ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, लिखा ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन अक्कर कब होता है? 3 से 4 वीक्स में, ठीक है, 3 से 4 वीक्स में होता है, ठीक है। और इट कम्स इन इंडिया फ्रॉम अलेक्जेंडर आर्मी, ये भी लिख लो, पूछ ले आता है कभी कभी। इट कम्स इन इंडिया थ्रू अलेक्जेंडर आर्मी। इतनी बात समझ में आई आप सभी के, ठीक है। तो ये लगभग आरबीसी के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी इकट्ठी हो गई एक जगह पे, ठीक है। थोड़ा सा और बचा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वीडियो तो क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी कल हो जाएगा और प्लेटलेट्स हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में कि ब्लड ग्रुप क्या क्या होते हैं। फिर जैसे बताया था मैंने आप लोगों को कि अगर मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का कैसा ब्लड ग्रुप होगा, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि क्लास एंड होने से पहले क्या करते हैं हम लोग? क्लास एंड होने से पहले हम लोग करते हैं आपकी डेली एमसीक्यू चैलेंज, डेली एमसीक्यू चैलेंज। तो आज का आपका, जैसे आप लोग बोल रहे थे कॉन्टेक्ट के लिए, मैं हर बार आपको बता देता हूं, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं मुझे, रामपुरबाल123, ठीक है। फेसबुक पे आप देख सकते हैं ram2012 @gmail.com, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम हो गया आपका और ये आपका फेसबुक हो गया, राइट। तो यहां से आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कुछ भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आज के एमसीक्यू की। तो आज का एमसीक्यू चैलेंज है आप लोगों का कि WBC is known as WBC is known as पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला आपका लिम्फोसाइट, दूसरा आपका ल्यूकोसाइट, ठीक है। तीसरा है आपका एरिथ्रोसाइट, चौथा आपका थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको सही सवाल बताना है कि WBC का दूसरा नाम क्या है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तब भी मैंने आपको बहुत आसान सवाल दिया है, ठीक है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, एंड आंसर तो जरूर देना आप लोगों को WBC का, कि WBC इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ओके। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो फिजिक्स की क्लास हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट, क्योंकि ये बायोलॉजी 2 दिन हो गई, तो दिन हम लोग फिर फिजिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, सी यू ड्रीम एंड टेक केयर दोस्तों।